गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपकी ज्योग्राफी की टीचर राजकीय महाविद्यालय अवरोड़ा से और मैं आपको इन्वायरमेंट एंड वैल्यू एजुकेशन पढ़ाती हूँ। आपकी संख्या कक्षा में बहुत कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन मैं ग्रुप में मैंने आपको एक्टिव किया हुआ है, ऐड किया हुआ है और आप लोग एक्टिव भी रहते हैं। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि उसमें से देखते होंगे कि कौन से लिंक्स मैंने भेजे हुए हैं और कौन से नोट्स मैंने भेजे हुए हैं। आज संडे है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि पुराने क्वेश्चंस पेपर को थोड़ा सा कवर कर लिया जाए। और आपके एग्ज़ाम्स हैं मई में, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएँ। उससे पहले मैंने आपको ग्रुप में भेजा था क्वेश्चन पेपर, उम्मीद है कि आपने उसका क्वेश्चन आंसर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर आज से हम शुरू करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को। थोड़े थोड़े करके हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे और आप लोग अपने सेकेंड सेम के जितने भी बच्चे हैं आपके साथ के, उन सबको ये वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने करेंगे, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। फ़ोन में कॉल्स आने का बहुत ज़्यादा वो रहता है, चांस रहता है, तो बीच में वीडियो कट हो सकती है। चलिए देखिए, जैसे हमने ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे पूरे 100, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में से आपको करने होंगे पूरे जो है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में पास होना है, आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन है और 100 में से 40 नंबर लाना है। तो 40 में क्वालिफाइंग है, 40 से ज़्यादा भी ला सकते हैं आप। और पूरे 100 क्वेश्चन करने होंगे आपको, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। इसमें ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा ये ये सारे मैंने पीडीएफ बना करके आपके ग्रुप में डाली थी, ठीक है। अब आपने देखा या नहीं देखा उसका मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। खैर, अभी आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। पहले हम 20 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, पहले 20 को, और बाकी 20 को हम शायद नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे या संडे को करेंगे। और बीच में अगर मुझे टाइम लगे तो मैं टाइम बीच में भी आपके साथ डिस्कशन करूँगी। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण और जो वैल्यू एजुकेशन आपका पेपर है, इस पर आपके कुल 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इन्वायरमेंट के साथ वैल्यू एजुकेशन भी ऐड किया गया है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन से मतलब ये है कि आप अपने जीवन के मूल्यों को किस प्रकार से समझते हैं। तो इसलिए आपको दोनों ही क्वेश्चंस पेपर को, दोनों ही टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेना है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, देर ना करते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। बायोलॉजिकल कंपोनेंट मतलब जो जैविक घटक हैं वो कौन कौन से हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के। तो देखो, जैविक मतलब जिसमें जीवन होता है, तो जैविक घटक इसमें से कौन सा होगा, आपका आपका वनस्पति होगा, ठीक है। तो वनस्पति आपका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो भौतिक है ना। तो भौतिक घटक आपका कौन सा होगा, जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल या पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक आपका कौन सा हो जाएगा। भौतिक का मतलब होता है बेटा जो आपका क्या कहते हैं, जैविक नहीं है, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है। देखो, जंतु में जीवन है, वनस्पति में जीवन है ना। पारिस्थितिकी भी लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका प्रवाहित जल। सिमिलरली आपका तीसरा क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, पॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है आपका, ए क्यू आई क्या है बेटा। ए क्यू आई का मतलब होता है एयर क्वालिटी, सॉरी मैं इसमें लिख नहीं पा रही हूँ सही से, एयर QUALITY क्वालिटी इंडेक्स। मतलब ऐसा इंडेक्स जो हवा की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए क्यू आई इज़ रिलेटेड टू हुज क्वालिटी। मतलब ए क्यू आई किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो बेटा आप लिखेंगे वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपका आ जाएगा, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, देखो दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जैविक और अजैविक पदार्थ थिंग्स मिल करके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका जैसे, अब मैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बता देती हूँ आपको। जैसे थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, या वनीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये सब आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन ऐसा तंत्र जो इंसान ने क्रिएट किया होता है, यानी कि वहाँ पर नेचुरली यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र नहीं होता, लेकिन इंसान ने क्रिएट किया होता है। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र आपके होते हैं खेत में। खेत में क्या करता है किसान, पानी भर देता है और उसमें क्या करता है, मछली उत्पादन करता है। फिर वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र क्रिएट होता है उसको बोलते हैं
क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। देखो, दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया होता है, प्राकृतिक जो नेचुरली पर्यावरण में पाया जाता है। नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र आपका वनीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, आपका थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया। वही महासागर हमने नहीं बनाए हैं या फिर हमने वन नहीं बनाए हैं, है ना। थल में जो सारे जीव जंतु हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो हमने नहीं बनाए हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे झील हम लोग बना देते हैं, जैसे हम लोग वो बना देते हैं, क्या कहते हैं आपके, कृत्रिम झील भी होती है। कृत्रिम खेत में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, खेत में पानी भर दिया जाता है और उसमें जो मछलियाँ, जो कीड़े मकोड़े वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, उससे जो तंत्र बनता है वो आपका खेत का पारिस्थितिक तंत्र हो गया। सिमिलरली पार्क हो गया, पार्क भी इंसान बनाता है, बांध भी इंसान बनाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सबसे सटीक आंसर है आपका झील हो जाएगा, क्योंकि झील एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र भी होता है। हालांकि हमने बांध, खेत और जो पार्क होता है वो इंसान बनाता है, तो कृत्रिम हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब यहाँ पे है, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है। आपको देखो, आपको करना क्या है, आपको ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का वो पढ़ लेना है पहले तो गूगल से निकाल के, ठीक है। तो इस पर और सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको टॉपिक्स चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या था, तो पहला इसका ऑप्शन है कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। दूसरा है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की पहल है। सी है, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। और डी है, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय RDDD प्लस पहलों में से एक है। देखिए, इसका सबसे सटीक आंसर यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यह सरकारी एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है, ठीक है। ये दूसरा वाला भी मुझे सही लग रहा है, पहले मुझे ये बी वाला भी सही लग रहा था, लेकिन ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की बात कर रहा है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई एक ऐसा परितंत्र है जो विकासशील देश को वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ना। कोई भी किसी देश को पैसे नहीं देगा कि तुम अपने पर्यावरण को बचाओ, तो इसलिए ये गलत हो गया। बाकी दो तो नीचे के रॉन्ग ही है, तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 8वां क्वेश्चन, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पशुओं को अत्यधिक चराकर, पशुओं को आप अगर ज़्यादा चराते हैं किसी जगह पर तो वहाँ पर घास कम हो जाती है, घास कम होगी तो वहाँ पे तो मृदा अपरदन होगा, तो मृदा अपरदन को बचाएं कैसे उससे, पहला वाला गलत है। दूसरा वाला, वनस्पति के कटाव द्वारा, यानी कि वनस्पति काटेंगे आप तो मृदा अपरदन और ज़्यादा होगा ना, तो उससे बचाना कैसे है, तो दूसरा वाला भी रॉन्ग है। वन रोपण द्वारा, हाँ सी वाला करेक्ट है, और इससे आप मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। पक्षियों की जनसंख्या बढ़ा गई, सब नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये सारे इसके आंसर नहीं होंगे, ये सारे इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 9वां क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक इसके जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ता है। देखो, उत्पादक कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक होते हैं, तो जैविक घटक को और अजैविक घटक को यही उत्पादक जोड़ते हैं। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके तमाम तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना, आपके खनिज लवण होते हैं, आपकी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, फिर इसको ये उत्पादक जो होते हैं, ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, इसको एब्जॉर्ब करके और उसके बाद यहाँ पर जो उत्पादन होता है, फिर ये हरे पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो है क्या है, ये उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, उत्पादक करता है। अगर आगे ये क्वेश्चन आता है तो आप उत्पादक लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। अभी मैंने आपको बताया था दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र है, एक तो मानव ने बनाया है और एक प्राकृतिक होता है। तो आप जानते हैं नदी जो है प्राकृतिक है, वेटलैंड आपका प्राकृतिक, वेटलैंड मतलब दो दलदली क्षेत्र है, इंसान ने तो नहीं बनाया ना। प्रवाल भित्ति भी आपकी प्राकृतिक है, प्रवाल भित्ति आपके महासागरों में मिलते हैं। ये महासागर में एक तरह का जीव होता है जो महासागर में इनकी अपनी एक दुनिया होती है, तो उसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं। ये भी इंसान ने नहीं बनाया है। तो कृत्रिम जो इंसान ने बनाया है वो है आपका खेत, ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरण किसे कहते हैं। देखिए, ओरण कहते हैं पवित्र पादप को, पहला वाला आंसर इसका सही है। ओरण बोलते हैं पवित्र पादप। आप इन सब क्वेश्चंस को ना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा मुझे भी डिस्कस करना चाहिए आपके साथ। कहीं पर कुछ और मुझे जानकारी मिलती है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराती जा रही हूँ, ताकि इससे रिलेटेड अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कर सकें।
हु इज़ कंसर्न्ड विद द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल, सिंगापुर प्रोटोकॉल। तो बेटा विश्व जैव विविधता संरक्षण से आपका संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें जैव विविधता संरक्षण की बात कही गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ द इकोसिस्टम? फर्स्ट है प्रोड्यूसर, फिर है न्यूट्रिशन रिलेशनशिप, फिर है एनर्जी फ्लो, फिर है डिकम्पोजर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, पोषण संबंध। न्यूट्रिशन रिलेशनशिप क्या होता है आपका? प्राणियों और पादपों के, भाई जहाँ पर न्यूट्रिशन रिलेशनशिप है, पोषण संबंध ही क्या बनाता है? प्राणियों और पादपों का पारस्परिक संबंध बनाता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस पेपर को जरूर देख लेना, है ना। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, तो वो भी देख सकते हो आप, है ना। ये क्वेश्चन पेपर जो है हल करना बहुत आसान होता है, और लेकिन आपको ना थोड़ा टाइम निकाल करके इसको पढ़ना ज़रूर पड़ता है, नहीं तो नॉट क्वालिफाइड रह जाएगा आपका, तो आपको आगे इसमें दिक्कत आएगी, आगे आपको ये क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन सुनिश्चित करता है? एक सेकेंड। तो इसका आंसर है जैविक कारक। बायोलॉजिकल फैक्टर जो है आपके किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता एवं उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या को निर्धारित करता है। 14 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड हैज़ बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? जो मैंने इसमें जो है आंसर देखा था वो 30% के अप्रोक्स था। ठीक है, अब इसमें ये दिया नहीं है इन्होंने, तो 33 अप्रोक्स आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने वाली थी कॉलेज में, लेकिन आप लोग की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, उस वजह से ये फुलफिल नहीं हो पाया आइडिया। तो विच इज़ इंक्लूडेड इन द एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सी सम्मिलित है? देखिए चंदन के वृक्ष बहुत ज़्यादा काटे गए हैं और ये संकटग्रस्त हो गए हैं, तो यही आपके संकटग्रस्त पादप जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट फॉर ऑफ द वेस्टर्न घाट कॉल्ड? तो अरण्यक तो बेटा जंगल का जो है पर्यायवाची अरण्यक होता है, ये तो नहीं होगा। 16 टैगा और सेल्वा। 16 जो है कोई वन का प्रकार मैंने नहीं सुना। टैगा जो है वन का प्रकार होता है, ये अर्थ है ना, ये 0 डिग्री है, और ये आपकी यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश है। तो जो पोलर एरिया वाले रीजन होते हैं, ये वाले रीजन मैं इसको ग्रीन से दिखाती हूँ, जो ये वाले रीजन होते हैं ना, ये वाले रीजन, तो यहाँ पर जो है ये टैगा वन पाए जाते हैं। लेकिन पश्चिमी घाट हमारा कहाँ है? आपका भारत यहाँ पे है ना, तो वो इस वाले वन की बात कर रहा है, इस वाले वन की। तो ये फिर टैगा तो नहीं हो सकते, क्योंकि टैगा तो बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आपका सेल्वा होना चाहिए। सेल्वा इसलिए क्योंकि अफ्रीका यहाँ पर है आपका, ये मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ, ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका के यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं इन अक्षांशों में, उनको सेल्वा कहते हैं। और उसी के जस्ट सीध में अगर देखा जाए तो उसी अक्षांश पर भारत में भी वन पाए जा रहे हैं, जो कि आपके वेस्टर्न घाट कहलाते हैं, तो सेल्वा कहा जा सकता है इनको। तो आपका आंसर होगा, इसमें क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो थोड़े से डाइसी बने हुए हैं, जो मतलब मुझे सही उनका फॉर्मेशन नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस ऐसा आंसर, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर आपका सेल्वा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वनस्पतियों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका वेस्टर्न घाट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका भारत है ना, ऐसे करके, ये आपका सॉरी, ये आपका गुजरात है, और ये आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट ये पर्वतों की श्रृंखला है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं, अच्छे वन, सघन वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सघन वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर जैव विविधता बहुत अच्छी है। तो पश्चिमी घाट लिखेंगे आप, है ना। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो कवक जो होता है वो क्या करता है, जैसे आपने कभी ब्रेड देखी, ब्रेड, तो ब्रेड पर कुछ दिन बाद, मतलब अगर उसकी डेट होती है 1 हफ्ते की, तो उसके बाद उसमें फंगस जमनी शुरू हो जाती है। तो वही फंगस क्या है, वो कवक का प्रकार है ना। तो वो कवक क्या करती है, इस ब्रेड को डिग्रेड करती है, मतलब पहले वो इतना बड़ा रहता है, फिर वो सड़ गल के इतना छोटा हो जाता है, फिर एक दिन वो गायब हो जाता है, तो ये अपघटन करता होगा। ठीक है, ये जो कवक क्या है, ये अपघटन करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वां,
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? बेटा आपको सारे नेशनल पार्क देख लेने हैं, इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, है ना। जैसे कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? आपका एमपी में है ना, कान्हा नेशनल पार्क। और जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है आपका यूपी में है। और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका कहाँ है? तो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका अरुणाचल, सॉरी, असम में इस्टेब्लिश है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम आपको पता है कहाँ पे है? ये आपका भारत है। और ये ऐसे मतलब अभी कश्मीर बनाने का मेरे को जगह नहीं मिल पा रही है, मैं दोबारा बनाती हूँ छोटा सा। ये आपका भारत है ना, ये ऐसे 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 आपका भारत है। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका असम स्टेट है हमारा। तो यहीं पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। और ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलो मैं 25 तक करवा देती हूँ। नेक्स्ट, हु इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज? ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस, लैक ऑफ फ्री न्यूक्लियर वेपन्स, पॉपुलेशन या पॉपुलर ग्रोथ। ठीक है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, वर्षा की कमी, परमाणु हथियार और जनसंख्या वृद्धि। तो देखो ये सभी विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। पहले तो इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म नहीं करने चाहिए, पर कोई बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट? है ना, वनों को नष्ट करने के कुप्रभाव क्या, वनों को नष्ट करने से क्या कुप्रभाव पड़ते हैं? तो बहुत ही ईजी आंसर हो जाएगा इसका। चरागाहों ना, बी नहीं होना चाहिए, बी तो कट जाएगा पहले ही। सूर्य के प्रकाश पर भी वनों को नष्ट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे सही, वैसे चारागाहों की वृद्धि पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका, मैं रेड कर देती हूँ उसको, आपका सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा ए, मृदा अपरदन पर इसका प्रभाव पड़ता है। 23वां क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए एक फंड बनाया गया था बेटा, उसको बोलते हैं अरे ये क्या हो रहा है, उसको बोला गया था आपका GCF बोला गया था उसको, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये एक ऐसा फंड था जो जलवायु परिवर्तन से जो विकासशील देश है ना, उनको प्रभाव अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो उनकी सहायता के लिए क्या था, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है, वाई इट इज़ नॉट जूमिंग आउट। चलो नेक्स्ट है, पहाड़ों पर अत्यधिक नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? मरुद्भिद जानते हैं आप? मरुद्भिद एक तरह की वनस्पति है जो कि सूखी क्षेत्र में होती है। आपने नागफनी देखी है जो आप छतों पे लगाते हैं, कैक्टस टाइप की, वो मरुद्भिद है ना। सूखे उसमें होते हैं, पानी की कमी के कारण होती है, उगती है वो, मतलब ऐसी वनस्पति जो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाए उसे मरुद्भिद बोलते हैं। मरुद्भिद बोलते, मरुद्भिद को इंग्लिश में बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि मरुद्भिद यहाँ पर क्यों होते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि भाई पहाड़ों पर नमी भी है, जल भी है, तब भी यहाँ पर शुष्क की स्थिति क्यों आती है? तो क्यों आती होगी? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। ढलानों के कारण पानी बह जाता है, ये सही आंसर है। चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, इनमें से कोई नहीं, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन है ये, संसाधन पर्यावरण की विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये परिभाषा से पूछा हुआ है, कई बार हमें इसका आंसर नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, ऐसे आंसर्स में तुक्के मार लो, कौन सा नेगेटिव मार्किंग होनी है आपकी, है ना। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बाकी सारे क्वेश्चन में से तो आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो इसमें मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसमें फिशरमैन ने ये परिभाषा दी है। तो आज आप इतने क्वेश्चंस को कवर कर लोगे और जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको ध्यान में रखोगे, बाकी सारी चीज़ों के भी आप आंसर ढूंढ के रखेंगे और दोबारा भी आपका रिपीटेशन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा जब मैं आपको करवाऊँगी। तो बाकी आपको अगर इस तरह की कोई क्लास आगे चाहिए, मैं चाहूँगी कि मुझे टाइम लगे तो मैं आगे इस तरह की क्लास दूँगी। अभी 100 क्वेश्चन है तो अभी 25 का सेट हुआ है, अभी 4 दिन और मैं 3 दिन और मैं 25-25 का सेट करवाने का सोच रही हूँ। अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन जो है कंटिन्यू रखने हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।